वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। अब शेयर मार्केट क्यूएसपीज के मायने ब्रोकर्स का साइज जब ठीक ठाक बड़ा हो जाता है तब उन्हें क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर्स क्यूएसपी की कैटेगरी में डाला जाता है और इसके बाद उन्हें ज़्यादा कड़े नियमों और कानूनों का पालन भी करना पड़ता है। तो क्या होते हैं ये क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर्स और इनकी समझ लेना आपके लिए क्यों ज़रूरी है, इसी पर अब हम बात करेंगे और आगे दर्शकों के सवालों के जवाब भी हम देंगे। अर्नब पंड्या, फाउंडर मनी एडू स्कूल, और हेमंत तुस्तिकी, सीईओ वाइस इन्वेस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है। तो ये एक नई कैटेगरी जो है वो बनाई गई है जिसमें बहुत कड़े नियम कानून रखे गए हैं और लगभग 15 ब्रोकर्स की निगरानी यहाँ पर 1 जुलाई से शुरू हो जाएगी। इसके तहत हेमंत जी, कैसे देखना चाहिए इस कदम को? देखिए कविता, मुझे लगता है ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है और जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, एकदम नया कॉन्सेप्ट है, ये बहुत रिसेंटली हुआ है। ऑब्जेक्टिव सेवी का देखिए कविता, मुझे लगता है ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है और जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, एकदम नया कॉन्सेप्ट है, ये बहुत रिसेंटली हुआ है। ऑब्जेक्टिव सेवी का बहुत क्लियर है। यहाँ पे देखिए, जब कुछ एंटिटीज, स्पेशली जब हम स्टॉक ब्रोकर्स की बात करें, जब वो काफी बड़ी एंटिटीज बन जाती हैं तो कहीं ना कहीं उससे डिसरप्शन का रिस्क होता है, क्योंकि कहीं ना कुछ डिफॉल्ट हुआ या कुछ इशू हुआ तो डिसरप्शन होती है, कंसंट्रेशन का रिस्क होता है। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को ध्यान रखते हुए, स्पेशली उन एंटिटी, जैसा आपने कहा, जिनको क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर्स कहा जाएगा, उनके लिए सेबी ने बताया है बहुत क्लियरली। जो सर्कुलर इशू हुआ है रेगुलेशन में जो इंक्लूड किया गया है, उसमें ये कहा गया है कि कौन सी ऐसी एंटिटीज हैं जिनको क्यूएसपी करके डेजिग्नेट किया जाएगा और उनकी जो एडिशनल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो क्या होंगी। तो जैसा मैंने कहा, ऑब्जेक्टिव ये है और इसमें कुछ चीजें देखी जाएंगी, जैसे कौन एंटिटीज होंगी वो डिपेंड करेगा, जैसे मैंने कहा किसको डेजिग्नेट करेंगे वो डिपेंड करता है कि उनके एक्टिव क्लाइंट्स कितने हैं, ट्रेडिंग वॉल्यूम्स कितने हैं, मार्जिन ऑब्लिगेशंस क्या हैं, प्रॉपर्टी की जो ट्रेड वॉल्यूम्स हैं वो कितने हैं, रिस्क मैनेजमेंट किस तरह का है। और इन सब चीज़ों को देखते हुए फिर, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि 15 जो ब्रोकर्स हैं उनको इनिशियली क्यूएसपी डेजिग्नेट किया गया है और उसके अलावा, जैसे मैंने कहा, कि इनकी एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑब्लिगेशंस भी होंगे। जैसे उनकी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, एक ऑडिट कमेटी होगी, उसके पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन होगी, क्या एनालिसिस किया जाएगा। हर साल उनकी एक ऑडिट होगी जो स्टॉक एक्सचेंजेस करेंगे इन कंसल्टेशन विद सेबी। और तो काफी सारे जो मुझे लगता है जो नॉर्म्स जो बनाए गए हैं, एक तरीके से एक तो जैसा मैंने कहा कि डिसरप्शन का रिस्क कम होगा, कंसंट्रेशन का रिस्क कम होता है काफी हद तक, और कहीं ना कहीं ये जो क्लाइंट्स हैं ब्रोकर्स के, उनको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि जब इतने बड़े एंटिटीज के साथ वो डील कर रहे हैं तो उनकी जो एडिशनल सर्विलेंस है कि उनके खुद के भी बिहेवियर को यहाँ पे एनालाइज किया जाएगा। तो मुझे लगता है काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। निवेशकों को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? अब देखिए, अगर कोई भी निवेशक है तो उनको ये देखना चाहिए कि जो जिस भी ब्रोकर के साथ वो डील कर रहे हैं वो क्या इस लिस्ट में आ गए या नहीं, क्योंकि आज की तारीख में जब ये प्रक्रिया शुरू हुई है तो आज आपके पास ये जो लिस्ट है उसमें 15 ब्रोकर्स, लेकिन ये भी कहा गया है कि ये एक एनुअल एक्सरसाइज होगी। एनुअल एक्सरसाइज में हर साल ये किया जाएगा, अगले साल से नए पैरामीटर्स भी जोड़े जाएंगे जिससे ये ब्रोकर्स की जो लिस्ट है वो बनाई जाएगी और फिर उसमें बदलाव आते जाएंगे। तो एज एन इन्वेस्टर आपको ये जानना जरूरी है कि क्या आप एक क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर के साथ डील कर रहे हो या नहीं, क्योंकि जब आप कर रहे हो इसका मतलब ये होता है कि ये एक बड़ा ब्रोकर है जिसका इम्पैक्ट ओवरऑल स्टॉक मार्केट पे बड़ा हो सकता है इन केस कोई प्रॉब्लम हो तो। लेकिन अगर वो इस रूल के तहत वो कवर्ड है तो उसका मतलब ये भी है कि वो एक एडिशनल या एनहांस्ड गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं और उसमें जैसे कि लिस्ट बड़ा लंबा है इन टर्म्स ऑफ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनका गवर्नेंस कैसा है, क्या उनके पास किस प्रकार का टेक सपोर्ट है, क्योंकि बड़े क्लाइंट को हैंडल करने के लिए उनके पास एक मजबूत टेक सपोर्ट चाहिए। दूसरी बात यह है कि उनका ये हैकिंग के सामने किस प्रकार का एक्शन है, फिर उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस प्रकार का उन्होंने बनाया हुआ है,
ये सभी फैसिलिटीज आ जाती है अंदर। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि आप देखें कि क्या आपका ब्रोकर इसमें आता है, क्योंकि जब वो आएंगे तब उनको इनका ये ऑडिट होगा, ये सब डिटेल्स बाहर आएंगी, तो आपको भी एक एज अ लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस एक बढ़ जाएगा कि मैं एक एंटिटी के साथ डील कर रहा हूं जो फाइनेंशियली साउंड है और उस पर अच्छी तरह से निगरानी भी हो रही है। तो जिस प्रकार का ये सर्वेलेंस मोड है, उससे एज एन इन्वेस्टर, नॉट ओनली अगर आप इसके क्लाइंट हो या नहीं, लेकिन एज एन ओवरऑल इन्वेस्टर इन द कैपिटल मार्केट्स, आपको भी एक कॉन्फिडेंस आएगा कि भारतीय कैपिटल मार्केट्स की जो सिस्टम है, उसमें जो सर्वेलेंस है, उसमें जो रूल्स बनाए गए हैं, वो इस तरह से इवॉल्व होते जा रहे हैं कि कोई भी एंटिटी एक ओवरऑल सिस्टमैटिक रिस्क बाजार को ना दे और ये ओवरऑल मार्केट को स्टेबल रखे। चलिए, तो QSPs के बारे में तमाम जानकारी आप लोगों ने दे दी और इसी के साथ हमारे दर्शक भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मिथिलेश कुमार। मिथिलेश, नमस्कार। नमस्कार मैम, नमस्कार। आपने अपना सवाल भेजा, धन्यवाद। आपने SBI लार्ज एंड मिड कैप, क्वांट एक्टिव, HDFC फोकस 30, कैनरा रोबेको का स्मॉल कैप और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में पैसे डाले हुए हैं, है ना? हाँ जी, हाँ। ओके, और कितने साल तक आप इसे निवेश करेंगे? 10 साल? मैम, ये मेरे को वो 10 से 15 साल में करना है मेरे को। और मैंने आपका शो देख करके और खुद का रिसर्च करके 5 फंड का चुनाव किया हूँ मैंने, जो अच्छा। आपसे शेयर किया। तो फंड कैसा है, इसमें करना चाहिए या बदलाव करना चाहिए? सर, कितना आपने ये किस लक्ष्य हेतु किया है? ये 10 से 15 साल। कितना कॉर्पस इकट्ठा करना होगा, उसी के तहत आपको बता पाएंगे कि आपकी जो राशि है SIP की, वो तकरीबन कितना आपको इकट्ठा करके देगी? करीब 10 साल में मैम 1 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। ओके, हेमंत जी, आपके पास है ये सवाल शायद। जी कविता, आई थिंक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। तो कहा कि इनका जो टाइम होराइजन है वो 10 साल है, और उन्होंने कहा जैसे 10 से 15 साल है, तो और भी बेहतर है, क्योंकि इक्विटी में जब आप SIP से इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी एवरेज होल्डिंग कम हो जाती है। तो जितना लंबा समय देंगे उतना ही लंबा समय आपकी इन्वेस्टमेंट को ग्रो करने का होगा। दूसरा, जब आप इतने लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हो तो जाहिर सी बात है कि आपको ऐसी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना है जहां पे आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकें, जो इक्विटी है। और इन्होंने अच्छा ये किया है कि फंड चुने हैं जो, वो सारे के सारे फंड जो हैं वो इक्विटी में है और वेल डाइवर्सिफाइड फंड है। तो ब्रॉडली मैं कहूँगा कि जो कैटेगरीज हैं वो सही चुनी है उन्होंने। तो जो जैसे टोटल 5 में से 3 फंड जो है उनके, वो तो बिल्कुल उसमें वो डेफिनेटली कंटिन्यू या इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हम देखें कि SBI का लार्ज एंड मिड कैप है, और कैनरा रोबेको स्मॉल कैप, और HDFC फोकस फंड, ये तीनों में 4-4 हज़ार इन्वेस्ट कीजिए। इन्होंने पूछा है कि मिड कैप में क्या वो PGIM मिड कैप के साथ जाए या फिर मोतीलाल, तो मेरी प्रेफरेंस रहेगी कि मोतीलाल मिड कैप के साथ जाइए। 5वां फंड जो उन्होंने क्वांट जो एक्टिव फंड रखा है, वो बेसिकली मल्टी कैप कैटेगरी का फंड है। एक अच्छी कैटेगरी है, बट मुझे लगता है कि ओवरऑल जिनका एलोकेशन मैं देख रहा हूँ डिफरेंट सेगमेंट्स को, तो अगर ये एक वहाँ पे लार्ज एंड मिड कैप जैसे ICICI प्रू लार्ज एंड मिड कैप अगर फंड रखें तो उनके पोर्टफोलियो में सही बैलेंस भी लाएगा, और मुझे लगता है थोड़ी स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। तो इस तरह से जो आपने फंड चुने, जैसा मैंने कहा 4 फंड बिल्कुल सही हैं। 5वां फंड एक मेरी सजेशन है कि आप ICICI प्रू लार्ज एंड मिड कैप को देखें क्वांट एक्टिव फंड की जगह। मिथिलेश जी, और कोई सवाल पूछना है आपने? मेरे को ये पूछना था कि यदि 4-5 फंड की जगह मैं 4 फंड रखना चाहूँ तो कौन सा फंड हटा दूं, और इस पैसा को किस किस फंड में बांट दूं? आपके पास स्कोप है, चाहे तो एक फंड कम कर, जैसे हमने कहा कि आप HDFC फोकस फंड को रखिए, SBI लार्ज एंड मिड को रखिए, ICICI लार्ज एंड मिड को रखिए, और एक जो मिड कैप फंड है एक और उनका, उसको आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि लार्ज एंड मिड का आपको ऑलरेडी अच्छा एक्सपोजर इन 2 फंड से मिलेगा। और आप एक स्मॉल कैप फंड को रखिए जो कैनरा रोबेको है। तो इन चारों फंड में अगर 5-5 हज़ार रुपए इन्वेस्ट करें तो मुझे लगता है एलोकेशन बिल्कुल ठीक होगा। शुक्रिया मिथिलेश अपना सवाल हमें भेजने के लिए। तनुज फोन लाइन पर है मेरे साथ। हाँ जी, हाय, गुड इवनिंग। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं दिल्ली NCR से बोल रहा हूँ कविता। धन्यवाद अपना सवाल भेजने के लिए। तनुज, बताइए। हाँ जी, मेरा पोर्टफोलियो है और मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। मेरे ख्याल से कुछ तो इनहेरिटेड
पोर्टफोलियो है, लेकिन कम से कम 20 साल से मैं निवेश कर रहा हूँ सिस्टमैटिकली। थोड़ा सा अभी मेरा रिटर्न जो है म्यूचुअल फंड्स में वो कम हो गया है, जबकि जो मैं शेयर्स का खुद पोर्टफोलियो मेंटेन करता हूँ उसमें मुझे 18% वेरी वेरी लॉन्ग टर्म में मिल रहा है। लेकिन जो मेरी स्कीम्स हैं वो ऑब्वियसली थोड़ा सा मार्केट भी कम है, लेकिन जो मेरे टॉप मतलब मेजर एलोकेशन के फंड है उसमें थोड़ा रिटर्न कम हो गया। तो मैं चाह रहा था कि जो मेरे एग्जिस्टिंग फंड है उसमें किस में चेंजेस करने चाहिए सिस्टमैटिकली। कुछ फंड्स में अभी नहीं जोड़ रहा हूँ, मतलब जगह जगह से एनालाइज करके, बट कुछ एग्जिस्टिंग फंड है जो कि थोड़े से हैवी वेट हो गए हैं लेकिन रिटर्न नहीं दे रहे। ओके, ऑलराइट। तो अभी ये लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास 33 लाख है, ऐसा आप कह रहे हैं? हाँ जी, एक्चुअली थे, लेकिन थोड़ा सा आपका क्वेश्चन कुछ थोड़े दिनों में आया तो पीछे जब भी 1000 पॉइंट कभी मार्केट गिरी है तो मैंने उसको लमसम इन्वेस्ट किया, क्योंकि मैं काफी एक्सपीरियंस्ड हूँ। तो जैसे मैंने 5 लाख करके जैसे निपॉन ऐड कर लिया स्मॉल कैप, या कुछ मैंने स्टॉक लेना था तो वो मैंने ले लिया है पीछे डाली के वजह से जो स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा इम्बैलेंस आया था। तो अराउंड इतना है मेरे पास अभी 20-25 के करीब है। हाँ जी। ओके, 20-25 के करीब है। तो और वो आपको सीधा म्यूचुअल फंड्स में डालना, डायरेक्ट इक्विटी में नहीं डालना? नहीं, मैं चाहता हूँ कि म्यूचुअल फंड मुझे वैसे बेटर, मेरा प्रेफर्ड म्यूचुअल फंड ही रहता है, लेकिन जस्ट दैट की थोड़ा सा रिटर्न अभी कम है। हाँ जी। ओके, आपने कहा है कि वेल्थ क्रिएशन का ही आपका गोल है और रिटायरमेंट 2038 तक है, तो उसी के लिए मेरे हाँ ख्याल जी, से और कोई मेरा मतलब इमीडिएट नीड नहीं है, हाउस, कार, एनी कैपिटल एसेट, आई डोंट हैव दैट रिक्वायरमेंट। हाँ जी। ऑलराइट, अर्नब जी बताइए क्या करना चाहिए तनुज को? देखिए, 2-3 चीज है। एक, जो इन्वेस्टमेंट चल रहा है काफी लंबे समय से चल रहा है, तो इसीलिए जो एक्यूमुलेशन हुआ है वो भी काफी अच्छा हुआ है। तो उनके आगे जाते हुए इसे जो उनके लक्ष्य है उसके लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है। दूसरी बात यह है कि अगर हम पोर्टफोलियो ज्यादा फंड इसलिए भी है क्योंकि कई कैटेगरीज में जो फंड है वो मल्टीपल फंड्स है। फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं कि जो टैक्स सेविंग है उसमें मल्टीपल फंड्स है। सिमिलरली स्मॉल कैप में भी मल्टीपल फंड्स है, उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में जोड़े हुए। तो मेरे हिसाब से जो इनका एडिशनल अमाउंट का जो एसआईपी वो करना चाहते हैं, यानी कि जो लमसम है, उससे पहली बात तो ये कि उसे लमसम में न निवेश करें, क्योंकि हमें पता नहीं है कि आगे जाते हुए मार्केट कितने वॉलेटाइल रहेंगे, कब तक रहेंगे, क्योंकि काफी सारी अनसर्टनिटीज है, नॉट ओनली इंटरनेशनल फ्रंट पे कि रशिया यूक्रेन वॉर में क्या होगा या फेडरल रिजर्व का एक्शन क्या होगा, हमारे वहां एल नीनो का असर आगे जाते हुए का क्या होगा। तो लमसम में आपको कभी भी इस प्रकार का निवेश एटलीस्ट नहीं करना चाहिए। तो वो आप एक सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान कर सकते हैं। अब बात आती है कि इतने सारे फंड्स में से कहां पर करना चाहिए। तो मेरा सुझाव ये है कि जो फंड्स है उसमें से पराग परीक का जो फ्लेक्सी कैप है, मिराई का इमर्जिंग ब्लू चिप है, निपॉन का स्मॉल कैप है, ये एग्जिस्टिंग फंड्स है। वहीं पर ये जो एसआईपीज है वो डायरेक्ट करनी चाहिए। और एक फंड जो उनके पोर्टफोलियो में नहीं है वो एक, मैं कहूंगा कि एक मिड कैप फंड जोड़ दे, क्योंकि इतने सारे हैं तो उसमें मिड कैप का एक जो फ्लेवर है वो मिसिंग है, तो उसमें कोटक का इमर्जिंग एक्विटीज जोड़ दे। अब आती है, ये हो गया इन टर्म्स ऑफ द न्यू इन्वेस्टमेंट। अब जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है उसमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, 2 फ्लेक्सी कैप फंड है, तो उसमें से आप एक में एबीएसएल का जो फ्लेक्सी कैप है वहां पर नया निवेश करने की जरूरत नहीं है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसे भी आप दूसरे फ्लेक्सी कैप में मर्ज कर सकते हैं। इसी तरह से जो टैक्स सेविंग फंड्स है उसमें जैसे लॉक इन पीरियड खत्म हो जाए तो वहां से भी आप अमाउंट निकाल सकते हैं और उसे भी कंसोलिडेट कर सकते हैं। सिमिलरली स्मॉल कैप कैटेगरी का जो फंड्स है उसमें से आप 2 रख के बाकी में से निकल सकते हैं, और जिसमें एक तो निपॉन का हो गया और दूसरा डीएसपी का, ये 2 रख के आप दूसरे में से निकल जाइए। तो इससे ऑटोमेटिकली पोर्टफोलियो का साइज भी कम हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ होल्डिंग्स, कंसोलिडेट हो जाएगा और आप अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ सकते हैं।
तनुज, कोई सवाल पूछना है आपने? जी, मेरा कंसोलिडेशन ही लक्ष्य था। थोड़ा सा मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि अमाउंट थोड़ा ज्यादा हो गया है तो मैं जानना चाह रहा था कि जैसे ABSL है और मेरे एसेट इतना लार्ज कैप है, इसमें से निकल के मैं किस में डालूं? मतलब एलोकेशन क्या रहे इन फंड्स के बीच में, जो 4 या 5 फंड्स बताए, उसमें वेटेज क्या रहे आपस में? देखिए, वेटेज इन टर्म्स ऑफ आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, क्योंकि आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में सभी मार्केट कैप्स का एक्सपोजर है। तो जैसे ही आप निकाल लें तो उसमें से उसी प्रकार के सिमिलर काइंड ऑफ फंड में आप डाल सकते हैं। और ये जो नए नाम बताए हैं वो तो आपके जो एडिशनल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसी के लिए है, लेकिन आप इक्वल अमाउंट इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ जितना भी है आपके पास, क्योंकि देखिए आपका पोर्टफोलियो काफी लार्ज है, तो उसमें से थोड़ा वेटेज यहाँ वहां होने से कुछ बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो आप इसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह समझ में आ गई हो। ऑल द बेस्ट आपके पोर्टफोलियो को लेकर। रविंद्र सिंह अब मेरे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार। नमस्कार मैडम, कैसे हैं सर आप? बढ़िया जी। बताइए सर, 10 लाख रुपए आपको निवेश करने हैं आपके पोते के लिए? हाँ जी, हाँ जी। 10 से 12 साल का आपका नजरिया है। बढ़िया। हेमंत जी बताइए। जी कविता, यहाँ पे देखिए अगेन अगर हम की रिक्वायरमेंट को देखें तो 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एक तो उनका टाइम होराइजन, इन्होंने कहा 10 से 12 साल, और एक कॉर्पस बनाना चाहते हैं शायद ग्रैंड चाइल्ड की एजुकेशन के लिए। इंपॉर्टेंट गोल है। ऐसे गोल्स के लिए बड़ा अमाउंट लगता है, और इनका जो लक्ष्य इन्होंने रखा है वो रखा है कि 20 साल में इनको 30 लाख की जरूरत है। जी नहीं, अति लक्ष्य इन्होंने नहीं दिया है यहाँ पे। तो अगर हम 10 से 12 साल की समझ के चले, उनको 10 लाख रुपए अगर इन्वेस्ट करना है तो 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो इक्विटी में आप इन्वेस्ट करें, क्योंकि इतने लंबे समय में जब आप अच्छा कॉर्पस बनाना चाहते हैं तो आप इक्विटी में जाइए। अब दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि आपकी इस समय पे इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी क्या हो। तो पहले तो मैं बता दूं कि जो 3 फंड जो मैं इनको रेकमेंड कर रहा हूँ वो बता देता हूँ। एक तो निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड है, कोटक का इमर्जिंग फंड है, और ICICI अप्रूव लार्ज एंड मिड कैप फंड। ये 3 फंड है जिनमें आप ये पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। अब स्ट्रैटेजी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हमने देखा पिछले कुछ समय से स्टॉक मार्केट वॉलेटाइल है, और लग रहा है जो फैक्टर्स हैं, जिस तरीके से बिहेवियर है, जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट ऊपर अभी भी जा सकते हैं और इन्फ्लेशन जैसे कंट्रोल में नहीं आ रहा, तो वॉलेटिलिटी जो है आगे जाके कंटिन्यू कर सकती है। तो मुझे लगता है कि अगर आप चाहें तो एक अच्छी स्ट्रैटेजी रहेगी कि कॉम्बिनेशन आप कर लीजिए। 30% पैसा जो है आप लमसम इन तीनों फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जो बाकी 70% है वो अगले 6 महीने में आप सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान के द्वारा इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी उसमें आपको क्या होगा, जो फंड हमने चुने हैं उसी म्यूचुअल फंड के लिक्विड फंड में आप पैसा रखेंगे, और फंड को इंस्ट्रक्शन देंगे कि हर महीने इतना पैसा आप इस फंड में इस तारीख को डाल दीजिए। तो उससे क्या होगा, 2 चीजें होंगी। देखिए, क्योंकि ये तो तय है कि शायद स्टॉक मार्केट में वॉलेटिलिटी कुछ समय तक चलेगी। अब वो 1 क्वार्टर भी हो सकता है, 2 क्वार्टर भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, तो उतना परफेक्टली उसको टाइम करना मुश्किल है। लेकिन कहीं ना कहीं एज ए स्ट्रैटेजी आप ऐसी अडॉप्ट कर सकते हैं कि अगर वॉलेटिलिटी भी रहे तो आपको उस वॉलेटिलिटी का फायदा मिले, और उसके बाद भी आपके पास इतना लंबा समय हो कि जिस तरीके का आप कॉर्पस बनाना चाहे वो आप बना सके। तो 3 फंड जैसे मैंने कहा आपकी मेरी रिकमेंडेशन है इनको, और एज ए स्ट्रैटेजी 30% लमसम और 70% सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान के द्वारा। ऑलराइट, रविंद्र जी आपको कोई सवाल पूछना है हेमंत जी से? नहीं मैडम, बस ठीक है, हो गया जवाब मेरा। और ऑल द बेस्ट सर। चलिए आगे बढ़ते हैं और निवेश के गुरु मंत्र की ओर रुख कर लेते हैं। अर्णव जी बताएं, आपका गुरु मंत्र क्या है आज का? जब भी आप इक्विटी में निवेश करते हैं तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि इक्विटी मार्केट्स में जो सेंटीमेंट होता है बाजार में वो बहुत जल्दी बदल सकता है। तो जो सिचुएशन आपको शायद 10 दिन हफ्ते पहले दिखाई दे रही थी वो सडनली बदल गई है, और ये जो टफ टाइम्स आते हैं उसके लिए आपको बहुत जरूरी है कि आप पेशेंस रखें, और ये पेशेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जब भी आप इक्विटी में निवेश करते हो। तो इसीलिए आपको ये हैबिट अपने पूरे इन्वेस्टिंग प्रोसेस में उसका समावेश करना बहुत जरूरी होता है। तो शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स पे आप इतने
ना खुश हो ना दुखी हो, लेकिन पेशेंस के साथ अपने गोल्स की तरफ अपना इन्वेस्टमेंट बनाए रखें। हेमंत जी। कविता, करंट मार्केट कंडीशन को देखते हुए मेरी सलाह उन इक्विटी इन्वेस्टर्स के लिए है, क्योंकि जैसे जिस तरीके की हम वॉलेटिलिटी देख रहे हैं, तो मैं बताना चाहूंगा कि ये पॉसिबल है कि कुछ क्वार्टर्स या 12 से 18 महीने आपके पोर्टफोलियो में या तो रिटर्न बहुत कम बने या तो नेगेटिव रिटर्न बने। तो उससे आपको घबराना नहीं है, क्योंकि एक उसको मेजर करने का एक तरीका है, वो आपको एवरेज रिटर्न देखना है आपको ओवर ए लॉन्गर पीरियड। जब आप 8, 10 साल, 15 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो इक्विटी में जो ईयर ऑन ईयर यानी हर साल जैसे आप एफडी में देखते हैं, वैसा उस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को मत देखिए, एवरेज रिटर्न देखिए। और ये प्रूवन है कि लॉन्ग टर्म में जब आप इन्वेस्ट करते हो, एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर रहते हो, तो इक्विटी के जो रिटर्न्स हैं वो बाकी एसेट क्लासेस से ज्यादा है। तो कभी भी ईयर ऑन ईयर रिटर्न मत देखिए, आप एवरेज रिटर्न देखिए। और आप अगर डिसिप्लिन रखेंगे तो आप देखेंगे कि जो सही पोटेंशियल है इक्विटी का, उसका फायदा आपको मिलेगा। ऑलराइट, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आखिरी सवाल हमारे शो का आज डॉक्टर एचपी सिंह का 41 साल की इनकी उम्र है और पिछले 3 साल से एसआईपी के जरिए निवेश कर रही हैं। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, सीआर इमर्जिंग इक्विटीज, कोटक का फ्लेक्सी कैप, आईसीआईसीआई प्रू का वैल्यू डिस्कवरी है इनके पास, पीजीआई मिड कैप, पीजीआई इंडिया का मिड कैप अपॉर्चुनिटी है, इन्वेस्को इंडिया का कॉन्ट्रा और पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप है इनके पोर्टफोलियो में। और 3 करोड़ चाहिए इन्हें 20 साल के बाद। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, शादी और खुद के रिटायरमेंट का लक्ष्य एक साथ इन्होंने जोड़ा हुआ है। और फिलहाल जो उनके पोर्टफोलियो की वैल्यू है वो 13 लाख रुपए के आसपास है, ऐसा ये बता रहे हैं। ये अपनी एसआईपी बढ़ाना भी चाहते हैं 9,000 रुपये से, और कह रहे हैं कि अप्रैल के महीने से जो है वो बढ़ाएंगे। और ये अपने पोर्टफोलियो में रिस्क फैक्टर जानना चाहते हैं क्या है, और क्या उसके तहत कोई बदलाव करना हो तो वो करने के लिए ये तैयार हैं। अर्नब जी बताएं। पहली बात तो ये है कि हम देख लेते हैं कि उनको कितना निवेश करना चाहिए अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। तो उसके लिए हम देखें तो अगर वो अराउंड 30,000 पर मंथ, 30,000 पर महीने अगर वो निवेश करते हैं और उसमें 12% का रिटर्न आता है, तो वो उनका लक्ष्य जो है वो 20 साल बाद अचीव हो जाएगा। अब हम देखते हैं उनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन, तो वहां पर देखें तो 2 एस्पेक्ट है। एक तो जो रेगुलर निवेश हो रहा है वो, प्लस जो नई एसआईपी आने वाली है वो, प्लस जो एक्यूमुलेटेड अमाउंट है। ये तीनों को अगर हम देखें तो उनके गोल को वो अचीव कर पाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आगे जाके भी अपना निवेश बढ़ाए नहीं, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इतने लंबे समय में एस्टिमेट करना कि आपको एग्जैक्टली कितना चाहिए, ये एक डिफिकल्ट टास्क है। तो अगर आप थोड़ा ज्यादा निवेश करते हो, आपका एक ज्यादा कॉर्पस या बड़ा कॉर्पस होता है, तो ये भी आपके लिए अच्छा होगा और इसका यूज अपने रिटायरमेंट के लिए भी कर सकते हैं। तो अपना जो निवेश है वो बरकरार रखिए, आगे जाते हुए और भी बढ़ाइए, ये एक आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तीसरी बात आती है इन टर्म्स ऑफ द स्कीम्स को जो उन्होंने सिलेक्ट की है, तो उनका जो पोर्टफोलियो है उसमें कोई डुप्लीकेशन नहीं है। काफी अलग प्रकार के फंड्स भी उन्होंने शामिल किए हैं, अपार्ट फ्रॉम जो प्लेन वैनिला स्कीम्स होती है। तो एक वैल्यू ओरिएंटेड फंड है, एक कॉन्ट्रा फंड है। तो ये जो पोर्टफोलियो मिक्स है वो काफी अच्छा मिक्स है, तो उसमें वो बने रह सकते हैं, इन्हीं फंड्स कंटिन्यू कर सकते हैं। जो 9,000 की एडिशनल एसआईपी वो उन फंड्स में डायरेक्ट करे जहां पर वो थोड़ा कम निवेश कर रहे हैं। क्योंकि देखिए जिस प्रकार से उन्होंने डिटेल्स दी है, तो कई फंड में 5,000 जा रहा है, 2-3 फंड में 4,000 जा रहा है, 1-2 फंड में 2,500 जा रहा है। तो जिन फंड्स में कम रकम जा रही है वहां थोड़ा 2-3 हजार करके जो निवेश है वो बढ़ा ले, लेकिन फंड्स कोई नया ऐड करने की जरूरत नहीं है। एग्जिस्टिंग फंड्स में ही ये अमाउंट उनको स्प्रेड आउट करनी चाहिए, एडिशनल अमाउंट। ऑलराइट, चलिए इसी के साथ शो को भी समाप्त करने का समय हो गया है। हेमंत जी आपका, अर्नब जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग की। मुझे भी इजाज़त दी, लेकिन जाते जाते एक नंबर आपकी स्क्रीन पर छोड़े जा रहे हैं, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर हमें इंतज़ार रहता है आपके सवालों का, 9619873567 ये व्हाट्सएप नंबर है। अपना सवाल आप हमें भेज सकते हैं लिखित रूप में, आप चाहें तो अपने सवाल का वीडियो बनाकर वो वीडियो भी इस नंबर पर अपलोड कर सकते हैं। वीडियो हम टीवी पर दिखाएंगे और हमारे एक्सपर्ट आपकी लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे। नमस्कार।